जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले जो है वीडियो में प्रकाश का परावर्तन, मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन और आवर्धन के बारे में पढ़ा चुके हैं। हम लोग आज एक नए टॉपिक के बारे में जानेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के अपवर्तन में आप सभी को जानना होगा कि कोई अगर लाइट है और इस बाउंड्री लाइन को मैं दो भागों में बांट दे रहा हूं और कह रहा हूं कि मीडियम ये फर्स्ट है और ये जो है मीडियम सेकंड है, मीडियम सेकंड। अगर कोई लाइट किसी मीडियम से आ रहा हो और इसमें जो है मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश कर रहा है, तो लाइट अपने डायरेक्शन को क्या कर रहा है, बदल रहा है। व्हेन लाइट गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन लाइट डेविएट्स इट्स ओरिजिनल पाथ। दिस फेनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो प्रकाश अपने ओरिजिनल पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी कि ये बात आपको समझना होगा कि जब लाइट एक जो है माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो माध्यम तो चेंज होगा ही, माध्यम के साथ साथ प्रकाश अपने पथ से विचलित भी हो जाएगी। यह घटना प्रकाश का क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। अब सवाल है कि प्रकाश का जब अपवर्तन होता है तो माध्यम, ये माध्यम क्या है, ये माध्यम क्या है, तो माध्यम को डेंसिटी के आधार पे बांटा जाता है। एक माध्यम होता है डेंसर, डेंसर जिसको हिंदी में हम लोग सघन माध्यम कहते हैं, सघन। और दूसरा होता है रेयरर, रेयर, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं विरल माध्यम। दो माध्यम हो और दोनों में जिसका डेंसिटी हाई होगा उसको सघन माध्यम कहा जाएगा और जिसका डेंसिटी लो होगा उसको विरल माध्यम कहा जाएगा। वी हैव टू मीडियम इन विच द मीडियम हुई डेंसिटी इज हाई, देन दैट मीडियम इज नोन एज डेंसर मीडियम, एंड द मीडियम हैविंग लो डेंसिटी, देन दैट मीडियम इज कॉल्ड रेयर मीडियम। ठीक है, समझ गए होंगे कि जिनका डेंसिटी हाई होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा दूंगा कि मान लिया जाए कि कांच है, कांच, ग्लास, ग्लास है और यहाँ पानी है। पानी का इंग्लिश क्या होगा, वाटर। ठीक है, तो इसका किसका डेंसिटी हाई होगा, तो ग्लास का डेंसिटी हाई होगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया डेंसर मीडियम और पानी क्या हो गया, रेयर मीडियम, विरल माध्यम हो गया। डेंसर का अर्थ हो गया ये सघन माध्यम हो गया और ये क्या हो गया, विरल माध्यम होगा। सघन विरल तो समझिए गए होंगे। अब अगर मान लिया जाए कि यहाँ हवा है और यहाँ पानी है, तो अब बताइए कौन सघन माध्यम होगा, तो पानी हो जाएगा सघन माध्यम और हवा क्या हो जाएगा, विरल माध्यम। बोलिए ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि हवा से पानी का डेंसिटी क्या होता है, अधिक होता है। तो यहाँ पानी जो है सघन माध्यम हो गया, हवा क्या हो गया, विरल माध्यम हो गया। जैसा कि आप समझ गए होंगे सारी बातों को। आइए अगला पॉइंट हम लोग इसी में आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा समझना है कि देखा जाए, हम लोग जब भी प्रकाश का अपवर्तन कराने जाते हैं तो एक मीडियम होगा फर्स्ट और एक जो है मीडियम होगा सेकंड, और एक हम लोग यहाँ इमेजिन कर लेते हैं नॉर्मल का। नॉर्मल में हम लोग कहते हैं इसको अभिलंब। ठीक है, अब यहाँ से लाइट आएगा, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। और ये जो है नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। जब लाइट जब एक जो है
मीडियम से दूसरे में जाएगा तो अपने पाथ से डेविएट हो जाता है, अपने पाथ से डेविएट हो जाता है और ये हो जाएगा रिफ्रैक्टेड रे। और रिफ्रैक्टेड रे जब नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद से हम लोग करते क्या हैं कि यहाँ पुनः हम लोग एक नॉर्मल का इमेजिन कर लेते हैं और जब लाइट यहाँ पे आ रहा है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और लाइट ऐसे भी अपने पाथ से डेविएट हो सकती है और ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। यानी कि ये आपका हो गया मीडियम फर्स्ट और ये क्या होगा आपका मीडियम सेकेंड। व्हेन लाइट गोइंग फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड मीडियम, then light deviate its path towards the normal and forwards the normal. towards the normal होगा तो भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा एंड forward the reaction then तो भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा। मतलब यह होगा कि जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ती है, अभिलंब से दूर भी मुड़ती है और दोनों ही घटनाओं को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाएगा। लेकिन अब सवाल यह होता है कि यहाँ अभिलंब की ओर क्यों मुड़ जाती है, इसमें अभिलंब से दूर क्यों मुड़ जाती है। तो यहाँ कई बातों को हम लोग समझेंगे कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर क्यों मुड़ जाएगी। तो प्रकाश देखिएगा, यहाँ एक पॉइंट बना देता हूँ विरल और एक पॉइंट यहाँ बना देता हूँ सघन। यानी कि जब कोई प्रकाश विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर जो है प्रकाश यहाँ पे देखिएगा सघन से सघन, दैट मीन यहाँ हो जाएगा डेंसर और यहाँ हो जाएगा विरल रेयरर। यानी कि प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जब जाएगी तो अभिलंब से दूर चली जाएगी, ठीक है। ये हुआ प्रकाश के अपवर्तन का बेसिक कॉन्सेप्ट। और जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो एक खास लॉ काम करता है, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट follow the definite law called एसनेल्स लॉ। जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो प्रकाश एक निश्चित नियम का पालन करती है जिसे एसनेल का नियम कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के लिए एसनेल का नियम। तो अब आपके मन में ये भावनाएं होंगी कि एसनेल का नियम क्या है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा एसनेल का नियम जानने का प्रयास करते हैं कि एसनेल का नियम क्या है, ठीक है। तो आइए एसनेल का नियम हम लोग जान लेते हैं कि एसनेल का नियम क्या है, देखा जाएगा। ध्यान देंगे कि यहाँ से लाइट आ रही है, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये आपका क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है। और देखेंगे कि कहता है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ incidence and sine of angle of refraction. The ratio of sine of angle of incidence and sine of angle of refraction is always constant. known as refractive index, known as refractive index। कहता है कि the ratio of sine of angle of incidence and sine of angle of refraction is
always constant known as refractive index, it is denoted by mu. It is also known as Snell's law। मतलब यह हुआ कि जब प्रकाश का अपवर्तन होता है, तो हिंदी में बता रहा हूं कि जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण आई है, ज्या का मतलब साइन हो जाएगा, आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई, और अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, यानी कि क्या होगा यहाँ पे, कांस्टेंट होगा। ठीक है ना। और कहता है कि इस नियतांक को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, जिसे म्यू से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ म्यू भी मैं लिख दूंगा, और देखेंगे ये आपका मीडियम है, फर्स्ट है, और ये क्या है, मीडियम सेकंड है। तो देखिए लाइट कहाँ से जा रही है, मीडियम फर्स्ट है, मीडियम सेकंड में जा रही है, तो μ12 इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। और देखा जाए ये होता है, और कहता है कि इसी को स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ, यानी कि इसी को ही, अपवर्तनांक के परिभाषा को ही स्नेल का नियम भी हम लोग कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी फैक्टराइज वाली बात यह है कि म्यू का वैल्यू, द value of mu is always greater than 1। आपको समझना होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यूज हमेशा एक से बड़ा होता है, एक से छोटा नहीं होता है, एक के बराबर होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा, यानी कि द वैल्यू ऑफ म्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1। ठीक है। तो समझने वाली बात यह है कि ये कहानी तभी पॉसिबल है कि जब क्या, जब लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, जब मीडियम फर्स्ट से मीडियम सेकंड में जा रही है, और जब लाइट जो है कहाँ से कहाँ जा रही है, रेयर से डेंसर में जा रही है, तो होगा। और आइए थोड़ा सा हम लोग इस पर और जो है चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा चर्चा किया जाएगा, इसको आगे बढ़ के देखते हैं अगला पॉइंट में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक चीज़ और भी बतला देना चाहेंगे आपको कि जब लाइट जब इंसिडेंट होगा यहाँ पे, तो ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, और आपका ये हो जाएगा मीडियम फर्स्ट, और ये आपका हो जाएगा मीडियम सेकंड। और मीडियम फर्स्ट का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। मीडियम फर्स्ट में स्पीड ऑफ लाइट भी होता है, मीडियम फर्स्ट में वेवलेंथ भी होता है। ठीक है। उसी तरह मीडियम सेकंड में भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, मीडियम सेकंड में भी स्पीड ऑफ लाइट होगा, और मीडियम सेकंड में भी वेवलेंथ होगा। और इसके हिसाब से मैं बतला देना चाह रहा हूँ कि μ12 इज इक्वल टू, हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, साइन आई बाई साइन आर। और साइन आई बाई साइन आर को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। और ये आपको बता दूँ कि ये है आपका रेयर और ये है आपका डेंसर, क्योंकि पहले हम बता चुके हैं कि जब लाइट जो है कहाँ से कहाँ जाएगी बाबू, विरल से सघन में जाएगी, यानी कि रेयर से डेंसर में जाएगी, तो लाइट जो है रिफ्रैक्शन के बाद नॉर्मल की ओर बेंड कर जाती है। लेकिन ये भी बात आपको जानकारी होना चाहिए कि यहाँ ध्यान देना है कि μ2 बाई μ1 भी होता है। ठीक है। एक कॉन्सेप्ट ये भी होता है, μ2 बाई μ1 को भी μ12 कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के अपेक्षा। ठीक है। अब देखा जाए जब लाइट जो है दूसरे इसमें जाएगी, तो इसमें देखेंगे पहले मीडियम का वेलोसिटी बटा दूसरे मीडियम का वेलोसिटी, इतना बराबर λ1 बाई λ2। ठीक है। यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है। एक और भी कॉन्सेप्ट आपको मैं बतलाता हूँ कि μ2 इज ग्रेटर देन μ1, v1 इज ग्रेटर देन v2, λ1 इज ग्रेटर देन λ2। ठीक है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तब जाकर इतने कॉन्सेप्ट हैं कि μ2 ग्रेटर देन होगा
μ1 के v1 ग्रेटर देन होगा v2 के, λ1 ग्रेटर देन होगा λ1 क्या है, वेवलेंथ है, तरंग दैर्घ्य है, यानी कि पहले माध्यम का तरंग दैर्घ्य दूसरे माध्यम की अपेक्षा ज़्यादा होता है, जिसके चलते प्रकाश क्या होती है, अविलंब की ओर मुड़ जाती है। पहले माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, उसके चलते दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है पहले जो है माध्यम से, जिसके चलते प्रकाश जो है विलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं एक और कॉन्सेप्ट, इसको जस्ट इसके अपोजिट होता है। जब कोई लाइट यहाँ पे आ रही है और रिफ्रैक्शन के बाद से क्या होती है देखेंगे, और यहाँ आर होगा तो यहाँ देखेंगे ये आपका मीडियम फर्स्ट है और ये आपका क्या है, मीडियम सेकंड है। और इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि लाइट जब फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है तो ये जो होगा मीडियम आपका डेंसर हो जाएगा, यानी कि सघन होगा। और ये जो होगा मीडियम, ये विरल हो जाएगा, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, रेयर कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर भागेगी। और इसमें भी μ1 होता है, इसमें भी v1 होता है, इसमें भी λ1 होगा, इसमें भी μ2 होगा, v2 होगा, λ2 होगा। ठीक है ना। और यहाँ पे जानने की जरूरत है कि μ12 बराबर, यहाँ जस्ट उसके उल्टा हो जाएगा। वहाँ आप लोग पढ़े हो साइन आई बाई साइन आर, तो यहाँ हो जाएगा साइन आर बाई साइन आई। ठीक है, समझना होगा। यहाँ पर देखेंगे क्या होगा, तो μ1 बाई μ2 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ v2 बाई v1 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे λ2 बाई λ1 हो जाएगा। देख लीजिएगा। यहाँ एक चीज़ और मैं बतलाना चाहूँगा कि μ1 ग्रेटर देन होगा μ2। ठीक है, यहाँ v1 लेस देन होगा v2, यहाँ λ1 लेस देन होगा λ2। ठीक है, और यहाँ r ग्रेटर देन होगा I। जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाएगी तो सघन माध्यम की अपेक्षा विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम हो जाता है, जिसके चलते प्रकाश अभिलंब से दूर भागती है। जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल जो है पहले माध्यम की अपेक्षा अधिक हो जाती है, उसके चलते प्रकाश अभिलंब से दूर चला जाता है। दूसरे माध्यम में प्रकाश का तरंग दैर्घ्य पहले माध्यम से अधिक हो जाता है, उससे प्रकाश जो है विलंब से दूर चली जाती है। और आपतन कोण के तुलना में अपवर्तन कोण का मान बड़ा हो जाता है, उससे प्रकाश अभिलंब से दूर चली जाती है। तो बच्चों, मैं आपको कई कॉज बतला दिया जिसमें ये बात बताया गया कि प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाती है तो क्यों अभिलंब से दूर चली जाती है, और प्रकाश जब विरल से सघन में जाती है तो क्यों अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये फाइनल कॉन्सेप्ट मैंने आपको बतलाया है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।